सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। आज डिस्कस करने जा रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यस 12th स्टैंडर्ड, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो बच्चों ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? अब भाई जो भी चीजें पढ़नी है भाई किसी वजह से ही पढ़ेंगे, ऐसी तो है शौक चढ़ा है तो थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। शौक से तो वैसे बहुत कम लोग ही पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग तो मजबूरी में पढ़ते हैं और जरूरत के लिए पढ़ते हैं। तो जरूरत है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ने की। क्यों? क्योंकि देखो अब तक जितने भी सेशन हमारे हो चुके हैं, जितने भी वीडियोस हमारे आ चुके हैं, उसमें हमने क्या चीजें डिस्कस की? हमने जो भी चीजें डिस्कस की, चाहे हम कूलम्ब्स लॉ की बात करें, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करें, हमने 2-4 न्यूमेरिकल्स किए थे और उन सब में हर जगह हमने सिर्फ दो चार्ज की बात की थी। ये दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में लग रहा है फोर्स, दोनों कुछ सब पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे गए हैं। इसी तरह की कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी। दो से ऊपर सोचा ही नहीं है ना, 3-4 चार्ज हो गए तो क्या होगा? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको उस सवाल का आंसर देगा कि अगर दो से ज्यादा चार्जेस हुए तो एक पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाला फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बातें खत्म करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दा है हमारा ये कि सपोज एक कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं हम। ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है, इसमें अब हमने कुछ चार्जेस कंसीडर कर लिया। सपोज एक चार्ज है मेरा Q1, ये चार्ज मेरा ले लिया मैंने Q2, ये मेरा एक चार्ज है Q3, ठीक है। और भी रखना है, Q4 भी लेना है, तो चलो ले लेते हैं Q4, बराबर है। अच्छा, अब ये Q1 जो है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहां पर लोकेटेड है? जहां पर लोकेटेड है उसको बताता हुआ एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मतलब आप ओरिजिन से ऑब्जर्व करोगे Q1 को, तो Q1 की पोजीशन बताता हुआ एक वेक्टर होता है, वो वेक्टर कहेंगे हम क्या? पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है R1 जो कि Q1 की पोजीशन बताएगा। तो वैसे ही बाकी चार्जेस जो हैं Q2, Q3, इन सब की भी पोजीशन बताते हुए वेक्टर्स होंगे। तो इसकी पोजीशन बताता हुआ जो वेक्टर है वो हमारा R2 है, इसकी पोजीशन जो बता रहा है वो वेक्टर है हमारा R3, और ये Q4 की जो पोजीशन बता रहा है वो वेक्टर है हमारा R4, ठीक है। अब सपोज Q2 चार्ज ले लेते हैं अपन, ठीक है। अपन को पता करना है कि इस Q2 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। क्या करना समझ आ रहा है? Q2 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये Q2 चार्ज पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? क्या Q1 इस पर फोर्स लगाएगा? ऑफ कोर्स दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस, हर दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, यानी Q1 जो है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा, बराबर है। Q3 जो है वो भी Q2 पर फोर्स लगाएगा, और Q4 जो है वो भी Q2 पर फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो बाकी तीन चार्जेस हैं Q1, Q3 और Q4, ये तीनों Q2 पर फोर्स लगाएंगे। अच्छा, अगर मैं Q1 की बात करूं, तो Q1 पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? क्या ये तीनों उस पर फोर्स लगाएंगे? ऑफ कोर्स लगाएंगे। Q3 पर बाकी तीनों फोर्स लगाएंगे, और Q4 पर बाकी ये तीनों Q1, Q2, Q3 फोर्स लगाएंगे। यानी कि जितने भी चार्जेस हैं वहां पर वो सभी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। ये इस पे लगा रहा है, ये भी इस पे लगा रहा है। लेकिन अगर मुझे एट अ टाइम मुझे पता करना है सपोज इस वाले चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इस वाले पर कौन कौन लगा रहा है? ये खुद तो नहीं लगा रहा ना अपने ऊपर, तो इस पर ये लगा रहा है, ये लगा रहा है और ये लगा रहा है। 1, 3 और 4 तीनों इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो हमको नेट फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? नेट फोर्स, कि Q2 पर लगने वाला टोटल फोर्स मुझे कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए ना हम सिंपली वेक्टर एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? वेक्टर एडिशन। यानी कि मुझको अगर F2 कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? F2, यानी कि सेकंड चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो वो क्या होगा पता है? F(2/1) प्लस F(2/3) प्लस F(2/4), मतलब सेकंड वाले पर जो फर्स्ट चार्ज फोर्स लगा रहा है वो, सेकंड वाले पर थर्ड चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, और सेकंड वाले पर ही फोर्थ चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, इन तीनों फोर्सेस का सम। कैसा सम? वेक्टर सम, बराबर है। अलजेब्रिक सम नहीं, उनके मैग्नीट्यूड्स को हम ऐड नहीं कर रहे हैं, बराबर है। हम इन वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो वेक्टर का एडिशन और मैग्नीट्यूड के एडिशन में फर्क होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में आप खाली नंबर्स को प्लस कर देते हो, जब आप वेक्टर्स ऐड करते हो तो अपन नंबर्स के साथ डायरेक्शन भी यूज कर रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो आपको बाकी चार्जेस की वजह से जो लगने वाला फोर्स है उन फोर्सेस के वेक्टर सम लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? फोर्सेस के लिए वेक्टर सम, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करोगे तो नेट फोर्स मिलेगा।
इसी प्रिंसिपल को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। जो लिखा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब तो एक ही है ना यार, इतना इंग्लिश आता होगा। तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि देखो सारे फोर्सेस, मतलब सारे चार्जेस एक दूसरे पर फोर्सेस लगा रहे हैं, सारे चार्जेस एक दूसरे पर फोर्सेस लगा रहे हैं, बराबर है। तो जैसे कि ये Q1 और Q3 ये भी तो आपस में फोर्स लगा रहे होंगे ना, है ना। मैं बात कर रहा हूं Q2 की, सपोज Q2 पर ये तीनों जन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर मैं Q1 और Q3 की बात करूं तो ये दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। Q1 Q4 के बीच में भी फोर्स लग रहा है, Q3 Q4 के बीच में भी फोर्स लग रहा है ना। तो जब मैं कहने का मतलब कि ये सारे आपस में भले फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपको खाली Q2 का फोर्स पता करना है ना, आपको खाली पता करना है कि Q2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्सेस में आपको बाकी फोर्सेस को भूल जाना है। समझ में आया कि ये लोग आपस में एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगा रहे हैं, डजंट मैटर, ठीक है। Q1 Q3 एंड Q4 आपस में जो भी गेम खेलें, जो भी खेल खेलें, ठीक है, वो अपना हेडेक नहीं है। अपन को किसका फोर्स चाहिए, Q2 पर लगने वाला फोर्स, राइट। तो Q2 पर फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो Q1 कितना लगा रहा है, Q3 कितना लगा रहा है, Q4 कितना लगा रहा है, Q2 पर कितना लगा रहा है, बस हमको उससे मतलब है, ठीक है। बाकी क्या तेल लेने, वो लोग आपस में एक दूसरे पर क्या फोर्स लगा रहे हैं, अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर है। वैसे ही अगर मुझे Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, Q1 पे लगने वाला, तो Q1 पर Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, Q1 पर Q3 कितना फोर्स लगा रहा है और Q1 पर Q4 कितना फोर्स लगा रहा है, ये सारे फोर्सेस का मुझे वेक्टर सम कर देना है। तो मुझे Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स मिल जाएगा। क्लियर है। अब वो लोग आपस में एक दूसरे पर Q2 Q3 आपस में क्या कर रहे हैं, Q3 Q4 क्या कर रहे हैं और Q2 Q4 क्या कर रहे हैं, वो मेरे सर का दर्द नहीं है। क्लियर है, पक्का, सच्ची, ओके। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इस तरह से हमने समझ लिया, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, द नेट फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस the net force on a charge is the vector sum of forces due to other charges, ठीक है। फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, कई चार्जेस हैं यहाँ पर, ठीक है। द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज, किसी एक, सपोज हमारे यहाँ पर Q2 है, राइट, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस, तो इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस, मतलब ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है और ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, इनका वेक्टर सम, ये ध्यान रखना, वेक्टर सम, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, द forces due to each charge are unaffected by the forces due to other charges। मतलब जैसे हमने बताया ना आपको एक्सप्लेन करते वक्त कि इस पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट फोर्स, राइट। तो ये भाई इस पे कितना फोर्स लगा रहा है वो चाहिए, प्लस ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, प्लस ये वाला इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, हमको यही चाहिए था, बराबर है। अच्छा, तो जब हम इससे इस पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इससे इस पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको ये ध्यान में नहीं रखना है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है या इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, राइट। इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना, वो इन दोनों या इन दोनों के फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। तो वही लिखा है, द फोर्सेस ड्यू टू ईच चार्ज, यानी कि सपोज कोई एक चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, आर अनअफेक्टेड बाय द फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस। तो ये इस पे जो फोर्सेस लगा रहा है, ठीक है, जो फोर्स लगा रहा है, तो उसका ना इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स से लेना देना नहीं है, या इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स से भी लेना देना नहीं है, या इन दोनों से भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इनका आपस का मैटर है, ठीक है, आपस में जो फोर्स लग रहा है बस उससे से मतलब है। तो वो फोर्स लेना है, फिर इस पर ये जितना फोर्स लगा रहा है और इसी पर ये जितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
ये दोनों का फोर्स मैटर करेगा, सॉरी, ठीक है। ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है ये तो कंसिडरेशन में आएगा, क्योंकि हमको इसका नेट फोर्स निकालना है ना। तो जब इसका नेट फोर्स लगाना है, निकालना है, तो ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो, ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो, और ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है, बस यही फोर्सेस कंसिडर करने हैं। और जब आप इन दोनों का फोर्स या इन दोनों का फोर्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इनका बाकियों से क्या लेना देना है, मैटर नहीं करता। जब इन दोनों की बात करोगे तो इन दोनों का मैटर नहीं करता। समझ में आया? तो किसी और से लेना देना नहीं है, इसलिए बार बार इस चीज पे जोर देके मैं कह रहा हूं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में ना सब कुछ बस इतना ही है, ठीक है, कुल मिला के पूरी कहानी इतनी ही है, ठीक है। तो अगर इसको अगर मेरे को समझ इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ये तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, राइट। अगर मुझे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मेरे साथ तुम भी लिखोगे, मैं अकेला नहीं लिखूंगा। तो सपोज आपको चाहिए F2, तो F2 मैंने पहले ही लिख के बताया कि वो होगा F21 फोर्स ऑन 2/1 प्लस फोर्स ऑन 2/3 प्लस फोर्स ऑन 2/4। क्लियर है? फॉर्मूला क्या है? K Q2 Q1 दो चार्जेस है ना, 2-1, यानी कि इन्हीं दोनों के फोर्स की बात की तो दोनों चार्जेस लेंगे Q1 Q2। चलो Q1 Q2 लिख लेते हैं, अपॉन F21 है तो नीचे क्या लिखेंगे, R21, राइट। याद है? नहीं याद है? पक्का? तो R21 का क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, मॉड का क्यूब, नहीं चलो स्क्वायर लिख लेते हैं, स्क्वायर, तो यहां आएगा यूनिट वेक्टर R21 बराबर है, प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, K Q2 Q3 अपॉन फोर्स ऑन 2/3 है तो R23 मॉड का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R23, राइट, प्लस K 2 और 4 है ना, Q2 Q4 बाय R24 मॉड स्क्वायर यूनिट वेक्टर R24। अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है इनको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। और अगर कहीं से सीखे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वीडियो देख लो मेरा, या फिर कहीं और से भी देख लो, कम से कम ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो इसको समझने में मजा आएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन है ना वो यार बाहर ले लो, चलो एक साथ बाहर निकाल लेते हैं। क्या क्या कॉमन, सब में Q2 तो कॉमन है और K भी कॉमन है, तो भाई K Q2 में कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, बाकी सब ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन, क्या आएगा, Q1 अपॉन R21 यूनिट वेक्टर R21 प्लस Q3 R23 मॉड स्क्वायर R23 हैट प्लस इस वाले लिख ले Q4 अपॉन R24 मॉड स्क्वायर यूनिट वेक्टर R24 बराबर है, पक्का? अच्छा, अब इसको अगर पूरे को समराइज करके एक फॉर्म में लिखना है मुझे, ठीक है, एक फॉर्म में लिखना है, K Q2 आगे लगा देंगे अपन सिग्मा, क्या लगा देंगे, सिग्मा I1 लिखते हैं, 1 से लेके कितना तक था हमारा नंबर जा रहा है, 4 है ना टोटल, 1 2 3 4, राइट। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, 4 तक। तो I124 K Q2 बराबर है, ये तो फिक्स है हमारा, और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारा, ये K Q2 बाहर लिखोगे तो भी चलेगा, अंदर लिखोगे तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम क्या, Q1 Q3 Q4, यही है ना। तो QI अपॉन, बताता हूं कैसे, R2I मॉड का क्यूब और यूनिट वेक्टर R2I हैट वेयर I इज नॉट इक्वल टू 2। ये क्या लिख दिया आप, मैंने इस पूरे को ना इस सिंपल इक्वेशन में लिख दिया। मतलब क्या हुआ, सिग्मा का क्या मतलब होता है पता है, सम, समेशन, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें मैं प्लस करके लिख रहा था, ठीक है, इसको मैं एक जनरल इक्वेशन में लिख रहा हूं, कैसे, देखो, सिग्मा I1 से लेके 4, मतलब क्या हुआ कि यहां जो वेरिएबल यूज कर रहे हो आप I, ठीक है, इस I की वैल्यू 1 से लेके 4 तक वेरी करेगी, 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, राइट। तो I 1 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा, लेकिन I की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अंदर 2 तो आ नहीं रहा ना, 2 तो आपका बाहर ऑलरेडी सब में कॉमन था ना, तो आपने उसको कॉमन बाहर लिख लिया था, है ना। तो अंदर 2 नहीं है, तो अंदर अगर 2 नहीं है तो ये I की वैल्यू खाली अंदर वाले के लिए रखी है आपने, फिक्स रखा है आपने, ठीक है। तो I को नॉट इक्वल टू 2 लिख दो, क्योंकि I की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने 2 डाल दिया
अगर i की वैल्यू 2 ले लिया आपने तो ये Q2 और ये Q2, फिर से Q2 Q2 दो Q2 हो जाएंगे, राइट। तो Q2 Q2 पे ही तो फोर्स लगा नहीं रहा है, समझ में आया, इसलिए हम 2 नहीं लेंगे, ठीक है। तो 1 से 4 के बीच में 2 नहीं आएगा, तो 1 3 4 तीन चीज आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो चार्जेस आने चाहिए 1 3 और 4, ठीक है, क्योंकि Q2 तो आपका सब में आ ही रहा है, कॉमन है, सबका मिलाकर Q2 पर फोर्स निकालना है हमको, तो Q2 सब में कॉमन ही था। तो I 1 से लेके 4 तक, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, तो I ये 1 हो जाएगा एक बार, ठीक है। तो ये I 1 डालेंगे, यहाँ भी 1 डालेंगे, तो यहाँ भी 1 डालेंगे और यहाँ भी 1 डालेंगे, राइट। तो कितना हो जाएगा Q1 R21 R21, ये बनेगा क्या Q1 R21 R21, ठीक है, बराबर है। जब आप 3 डालोगे, 2 डालना नहीं है, 3 डालोगे तो Q3 R23 R23 Q3 R23 R23 ये वाला बन जाएगा, बराबर है। और जब 4 डालोगे तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। और समेशन का मतलब क्या कि ये प्लस ये प्लस ये, समझ में आ रहा है, इसको प्लस इसको इस पूरे को मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं, पक्का समझ में आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी इतना कुछ खास नहीं है, खाली मैंने एक जनरल फॉर्म में बता दिया कि अगर आप कहीं ऐसा देखो तो कंफ्यूज ना हो, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऐसा डेरिवेशन नहीं आने वाला कि इस चीज को ऐसे प्रूव करो, बराबर है। तो अब चलते हैं, एक अच्छा सा छोटा सा न्यूमेरिकल है, टेक्स्ट बुक का ही है, कोई बाहर से नहीं है, पर वो इसलिए करा रहा हूं ना, वो इसलिए करा रहा हूं बच्चों कि आपने इसके पहले कॉलम्स लॉ पढ़ लिया और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आज देख लिया, और कॉलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ लिया, राइट। कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आज डिस्कस किया। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन, ठीक है, इनको कंबाइन करके वो न्यूमेरिकल है, तो इन दोनों का साथ में क्या एप्लीकेशन है आप समझ जाओगे, बराबर है। तो इसलिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमको क्वेश्चन में बोला है सपोज कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके 3 वर्टाइसेस पर चार्जेस रखे गए हैं Q Q Q, 3 इक्वल चार्जेस इसके वर्टाइसेस पर रखे गए हैं, और सेंटर में यानी सेंटरॉइड में, ठीक है, इस ट्राइंगल के सेंटरॉइड पर एक चार्ज रखा गया है कैपिटल Q। क्या रखा गया है, कैपिटल Q। बोला है कि इस पर, इस कैपिटल Q चार्ज पर यानी कि सेंट्रॉइड पर जो चार्ज रखा गया है, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। क्या पूछा है, नेट फोर्स कितना होगा, क्लियर है। अच्छा, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। सबसे पहले बात, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा, क्यों, ये भाई एक चार्ज है, इसके अगल बगल 3 चार्जेस हैं, है ना, ये पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यानी ये तीनों चार्ज, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तीनों इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स, इन तीनों की वजह से लगने वाले फोर्स का क्या आएगा, वेक्टर सम आएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर सम, ठीक है। तो इन तीनों की वजह से जो लगने वाला फोर्स है उसका वेक्टर सम निकालना है, ठीक है। तो यहां यूज हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, बराबर है। अब आगे क्या बोला है, वेक्टर सम ना, तो वेक्टर सम मतलब आपको वेक्टर यूज करना है, और आपको पता है फोर्सेस कॉलम लॉ से ही मिलते हैं, ठीक है। तो कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का भी यूज हो जाएगा यहां पर, समझ में आया। तो 2 चीजें यहां पर यूज होने वाली हैं, क्लियर है। अच्छा, तो पहले ना अपन सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं निकाल रहे, पहले इंडिविजुअल फोर्सेस निकालते हैं, ठीक है। तो इनको कुछ नाम दे देते हैं, सपोज 1 2 3 नाम दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये वाला सपोज चार्ज नाम दे देते हैं अपन 1, इसको नाम देते हैं 2, और यहाँ वाले को नाम दे देते हैं 3, ठीक है। मैग्नीट्यूड सबका सेम है, पर फिर भी 1 2 3 ऐसे नाम दे दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो अब अपन बात करते हैं सपोज इससे इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो, इससे इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो निकालना है हमको, राइट। अच्छा, तो वो कैसे निकालेंगे, चलो 2 चार्जेस अपने को पता है, K Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, राइट, या r स्क्वायर जो बोलो। तो उसके लिए डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस हमको पता है क्या, नहीं पता है, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है। तो क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, ये एक बड़ा झोल है। तो उस पूरे क्वेश्चन में ना सिर्फ यही एक खेल है, मेन खेल यही है। ये पता चल गया, बाकी चीजें तो सिंपल है, आपने 11th वगैरह में भी जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अगर सीखे होंगे ढंग से तो उससे ही सॉल्व हो जाएगा, बराबर है। फिर भी चलो देखते हैं अपन। तो अपने को मेन क्या है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, राइट। तो ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा अपने को, अगर आपको पता हो, अगर आपको ये पता हो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड भी होता है, यानी कि ये 90 डिग्री बनेगा। और सेंट्रॉइड बोला है ना, सेंट्रॉइड होता क्या, जहां मीडियन से इंटरसेक्ट करते हैं, जहां तीनों मीडियन से इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो ये वाला भी एक मीडियन है, ये भी इधर से ही क्रॉस करेगा, है ना, और ये भी मीडियन, ये भी क्रॉस करेगा। तो जहां से मीडियन क्रॉस करता है उसे तो सेंट्रॉइड कहते हैं, बराबर है।
और मीडियन जो होता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो एल्टीट्यूड भी होता है, ठीक है, तो 90 डिग्री पे ही बनेगा। क्लियर है? अब ये वाला जो लेंथ है ये मेरे को नहीं पता है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा ना कि आपको वैल्यूज दी जाएंगी, ये लेंथ आपको दिया जाएगा, चार्जेस की वैल्यू भी आपको दी जाएंगी या नहीं भी दी जा सकती हैं, ठीक है, खाली लेंथ दें चार्जेस ना दें, ठीक है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि लेंथ ही ना दे, ठीक है, जैसे इसमें मैंने लेंथ नहीं लिया है, ठीक है, तो भी हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना लेंथ दिए वाला इक्वेशन लगा के हम सॉल्व करेंगे और वैल्यूज डाल के चेक करेंगे, सबका मतलब एक ही निकलता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। देखो तो अभी लेंथ नहीं दिया है तो अपनी तरफ से कुछ भी ले लो, एल ले लो, चलो अपन ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ कितना है, एल है। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए था, ये वाला डिस्टेंस चाहिए था ना, ये। अब ये मुझे कैसे मिलेगा, तो उसके लिए ना मुझे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, ये एल्टीट्यूड का लेंथ। अगर मुझे ये मिल गया, ये अगर मुझे पूरा मिल गया तो इसकी लेंथ मैं आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे? पता है, मैथ्स याद है? ये जो होता है ना, ये इस पूरे का 2/3 होता है, ये वाला जो लेंथ होता है ना वो इस पूरे का 2/3 होता है। तो इसको भी अपन नाम दे देते हैं 1 2 3 के साथ साथ कुछ और नाम दे देते हैं ताकि लेंथ्स को निकालना आसान हो जाए। वैसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से बच्चे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, पर फिर भी मैं करा दे रहा हूँ भाई, कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जैसे बायो वाले होंगे जिनको थोड़ा तकलीफ होगा, तो उनके लिए भी करा देता हूँ, ठीक है। तो ये ABC ट्राइंगल है और इसको नाम देते हैं अपन M, ठीक है। और अच्छा हाँ, एक और चीज, ये सेंटर को भी नाम दे दो, सेंटर वाले को भी इसको O नाम दे दो। तो ये AO जो है ना, ये AO AM का 2/3 होता है। कितना होता है? 2/3 ऑफ AM होता है। तो AO इज 2/3 ऑफ AM, बराबर है। तो मुझे AM चाहिए, अगर AM मिल गया तो मैं AO निकाल सकता हूं। अब AM कैसे मिलेगा मुझे, तो उसके लिए देखो अपन लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज, ठीक है। कैसे लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री? देखो क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, पता है ना, 60 डिग्री के होते हैं, पक्का? अच्छा, तो देखो यहां से अपन क्या लगाएंगे, ये देखो ये थीटा है, ये इसका अपोजिट चाहिए और हाइपोटेन्यूज अपन ने L ले रखा है, ये चाहिए और ये ले रखा है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन सा फॉर्मूला, साइन। सो साइन 60 इज अपोजिट यानी कि AM अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि L, तो आपका AM हो जाता है L टाइम्स साइन 60। ध्यान देना यहां से, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान देने वाली हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि इसको बहुत बार यूज करने को आएगा। सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आएगा, हर तरह के क्वेश्चंस के लिए आएगा और कॉन्सेप्ट सेम टू सेम यही होगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज जिसको पता करना नहीं आता उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये AM चाहिए मुझे, ठीक है, ये है मेरे पास और ये मेरा एंगल 60 डिग्री मेरे को पता ही है। तो साइन क्या ये चाहिए और ये है ना, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज होगा यानी कि साइन यूज होगा, तो साइन लगाया मैंने, ठीक है। तो वहां से AM होता है L साइन 60 और AO कितना था, 2/3 टाइम्स ऑफ AM था, तो AO लिख लेते हैं अपन कितना, 2/3 टाइम्स AM। एंड व्हाट इज AM? L साइन 60। तो 2/3 इंटू L, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये 2 और 2 कट गया और एक बार √3 कट जाएगा, राइट। तो आएगा कितना, L/√3। समझ में आ रहा है? √3 है और ये 3 है, 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 काट दिया तो बचा नीचे एक √3। तो AO मिल गया आपको L/√3, लिख लेते हैं यहाँ पर। अब AO मिल गया तो मुझे बताओ ये वाला कितना होगा, BO, ये भी L/√3 होगा, सेम ही होते हैं सब, ठीक है। और CO भी आपका L/√3 ही होगा। क्लियर है, पक्का? अच्छा, अब अपन निकालते हैं फोर्सेस। सपोज फोर्स ऑन कैपिटल Q बाय A, ठीक है, बराबर है, वो निकालते हैं अपन। तो बताओ F ऑन O बाय A, F ऑन O पर जो चार्ज है यानी कि कैपिटल Q किसके थ्रू, A पे से लगने वाले चार्ज की वजह से, ठीक है, A से लगने वाले चार्ज की वजह से। तो FOA नाम दे दिया मैंने, F ऑन O बाई A, दैट इज मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं अभी, राइट। तो K Q1 Q2, एक चार्ज दो चार्ज, राइट, डिवाइड बाई D स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, AO ना, L/√3, तो L/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊपर ले लूँ क्या, ये नीचे है तो इसको ऊपर लिख सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स K कैपिटल Q स्मॉल q बाय L²। कोई तकलीफ, पक्का? अब मैं अगर बोलूं आपको F ऑन O बाई B ये भी इतना ही होगा, तो किसी को कोई तकलीफ है क्या? है तो बताओ, और नहीं है तो अच्छी बात है।
देखो कैसे, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, चार्जेस वही हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, सेम चार्जेस सेम चार्जेस सेम चार्जेस, पेयर सेम है चार्जेस के, डिस्टेंस सेम है, तो चार्जेस सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, और मीडियम के बारे में कुछ बोला नहीं है कि मीडियम में ही है ये, तो मैग्नीट्यूड, जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हो तो सेम ही आएगा, बराबर है, सेम ही आएगा सबके लिए, क्लियर है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो फोर्स तो सेम ही आएगा, तो इस पर इसके थ्रू लगने वाला चार्ज, इसके थ्रू लगने वाला चार्ज, इसके थ्रू लगने वाला चार्ज, तीनों का चार्ज सेम आएगा, ठीक है। तो अभी क्या बोला, ऐड करना था, है ना, तो डायरेक्टली अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 3 6 9, तो 9k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई L² आ जाएगा, राइट, पर आंसर गलत होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब अपन लगाते हैं तो अपन मैग्नीट्यूड्स डायरेक्टली नहीं ऐड करते, अपन वेक्टर्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये अभी खाली मैंने मैग्नीट्यूड्स लिखा है, मैंने वेक्टर्स नहीं लिखे हैं, क्लियर है। तो वेक्टर मतलब इसमें डायरेक्शन भी तो चाहिए ना हमको। अच्छा, तो अब डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं अपन, देखो अब देखो ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है, इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में अपन को कोई आइडिया नहीं दिया था, तो अपन ने सब पॉजिटिव ही लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो कैसा होगा, इस तरफ होगा क्या, पक्का, इसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो ऐसा होगा। अब ये भाई साहब जो इस पे फोर्स लगाएंगे वो कुछ ऐसा लगेगा, मानते हो मेरी बात, पक्का, सच्ची। तो ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट बनेगा, वो इस तरफ बनेगा, पक्का, इन दोनों का बनेगा रिजल्टेंट इस तरफ। तो पहले हम वो रिजल्टेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखो एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा, पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं अपन, राइट। तो ये रिजल्टेंट अपन को कैसे मिलता है ये भी याद होगा अगर आपको, दो वेक्टर्स के बीच का मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, तो a² + b² + 2ab cos थीटा इन रूट, रिजल्टेंट याद है ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है 11th में। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट इज a² + b² + 2ab cos थीटा, वेयर व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये और ये दोनों वेक्टर्स का मेरे को रिजल्टेंट चाहिए, तो इन दोनों का बीच का जो एंगल है वो ये एंगल है ना। तो ये एंगल मुझे कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये एंगल कितना होगा, देखो अब ये सारा खेल देखो यहाँ से समझ में आएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना, तो ये पूरा 60 डिग्री था, ये पूरा 60 डिग्री था, तो उसमें से ये वाला खाली इतना हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा इस पूरे का आधा होगा, तो ये 30 डिग्री होगा, तो इसका भी ये आधा होगा, तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा, है ना। तो ये 30 और 30 और ये पूरा ट्रायंगल देखो OBC ट्रायंगल में ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 30 और 30 60 हुआ, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री होगा, है ना। अब ये 120 डिग्री है, तो ये सामने है ना, क्रॉस में देखो x जैसा बन रहा है, तो नीचे ऊपर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 120 है, तो ये कितना होगा, ये भी 120 ही होगा, बराबर है, पक्का। तो ये वाला भी एंगल होगा 120 डिग्री। अच्छा, अब मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ, इस तरह से रिजल्टेंट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो और भी तरीके हैं करने के, आप अलग अलग बुक में देखोगे ना तो आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे। उसमें क्या करेंगे, देखो अपन एक काम और कर सकते थे, ये वाला जो वेक्टर है ना, इसके दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लेंगे, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा, फिर इस वेक्टर का भी दो कंपोनेंट निकाल लेंगे, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा, ठीक है। तो वैसे लेके भी अपन कर सकते हैं, बराबर है, और मैं ये अलग मेथड से करा रहा हूं, तो मेथड्स का प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो मेथड समझ में आता है आप कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे ने एक मेथड प्रैक्टिस किया है, उसको थोड़ा बहुत आता है वो मेथड, लेकिन अगर किसी ने कुछ और मेथड करके दिखा दिया ना, तो फिर वो हिम्मत ही छोड़ देता है कि यार ये सब नहीं यार, बहुत अजीब है ये, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि मेथड से कुछ लेना देना नहीं, मेथड आप कोई भी लगाओ, आंसर आने से मतलब है, ठीक है। इसको 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक ही नहीं 2-3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, बराबर है। तो मैं एक मेथड आज डिस्कस कर रहा हूं उसमें से, ठीक है। तो देखो जब ऐसा है, दो वेक्टर्स हैं, तो इनका अपन रिजल्टेंट निकाल लेते हैं इस तरफ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मिलाकर इस तरफ है, और ये जो ए से इधर लगने वाला फोर्स है वो कहां है, नीचे की तरफ है पक्का। जो ए ओ पर फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा, है ना। और इन दोनों का मिलाकर जो रिजल्टेंट बन रहा है वो ऊपर है, बराबर है। तो इन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऊपर नीचे या तो देखो कैंसल आउट होंगे, और कैंसल आउट होकर कितना रिजल्ट देते हैं वो देखते हैं अपन, बराबर है। दोनों ये ऊपर है ये नीचे है, तो दोनों का रिजल्टेंट मिलाकर ये दोनों का भी फिर फाइनल एक रिजल्टेंट बनेगा, उसका वैल्यू कितना आएगा वो अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो पहले दोनों का अपन रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा अपन को अच्छा, सबका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, OA का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, OB का OC का सबका मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो अपन थोड़ी देर के लिए उसको F लिख लें, चलेगा, सेम वेरिएबल दे दें, कंफ्यूजन ना हो इसलिए।
तो एफ डैश लिखते हैं अपन किसके लिए, किसके लिए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसके लिए एफ डैश ऊपर की तरफ। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है मैंने उसका नाम दे दिया क्या, एफ डैश। तो एफ डैश कैसे मिलेगा, क्या बताया था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो कौन से दो का रिजल्टेंट निकाल रहे हो आप, इसका और इसका, है ना। कौन सा, एफ सी ओ और एफ बी ओ, सॉरी ओ बी और ओ सी, एफ ओ बी और एफ ओ सी। ठीक है, तो उनको एफ एफ नाम दिया ना, सेम मैग्नीट्यूड को एफ नाम दिया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कितना है 120। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं। एफ डैश क्या बोला अपन ने, इन दोनों का रिजल्टेंट यानी ये, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। वो दोनों का वेक्टर्स के लिए लिखते हैं, ए बी जो भी बोलो। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है, एफ है, बी की जगह भी आपका एफ ही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा दोनों के बीच में कितना है 120 है। क्लियर है। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें ये कितना आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना 2f स्क्वायर। और cos 20 की वैल्यू 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। पता है आपको, cos 120 यानी कि cos 90 प्लस 30, 120 को ये लिख सकते हैं हम। और 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना। 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और 90 प्लस है ना, cos 90 प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन 30, तो माइनस साइन 30 यानी कि माइनस, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो -1/2। तो cos 20 की जगह लिख दिया मैंने -1/2। तो ये ऊपर नीचे 2 और 2 कट गया। थोड़ा सा बायोलॉजी वालों के लिए तकलीफ है, समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि इतना कुछ कन्वर्जन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आपने cos 90 माइनस थीटा इस साइन थीटा होता है, ये पढ़ा था बायो वालों ने, ठीक है, ये पढ़ा था ना। तो वैसे 90 प्लस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, लेकिन सामने माइनस लग जाता है, ठीक है। उसके बारे में पूरा एक ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्जन के लिए एक पूरा चैप्टर है मैथ्स वालों के लिए, ठीक है। तो अपने मैथ्स के जो भी फ्रेंड्स होंगे उनसे थोड़ा सा हेल्प इस रिगार्डिंग लेना कि ये कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट में ना मेंशन करना। तो अगर कुछ लोगों को लगेगा मुझे कि हाँ ये लोग ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, तो मैं पूरा एक उसका ही पूरा कन्वर्जन का टेबल वाला ही करवा दूंगा आपको, ठीक है, सिखा दूंगा पूरा अच्छे से। तो ये हो जाएगा कितना 2f स्क्वायर, और ये -f स्क्वायर बचेगा। तो 2f स्क्वायर में से एक f स्क्वायर गया तो कितना बचा, एक f स्क्वायर बचा। इसको हम लिख सकते हैं कितना, f रूट f स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा कितना f, यानी f डैश भी आपका कितना आ गया, f आ गया, मतलब इन सब के बराबर ही आया। तो ये इधर और ये इधर, इनका दोनों का मिलाकर f डैश कितना आ रहा है, f ही आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको, यानी ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है आपका, f लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रहा है। अब बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये वाला भी f था, ये वाला भी f होगा, तो दोनों को मिलाकर f कैसे होगा। तो भाई एंगल पर भी तो डिपेंड करता है, ठीक है। ये वाला f ऐसे जा रहा है और ये वाला f ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है बीच में बनेगा। तो इसका आधा आधा असर आएगा, ठीक है। इसका आधा इधर गया, आधा असर ऊपर गया, इसका आधा असर ऊपर गया, आधा इधर गया। तो इसका आधा इधर गया था ना इस वाले का, और इसका आधा इधर गया था, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाले कैंसिल आउट हो गए थे। फिर इसका एक आधा इधर आया था, इसका एक आधा इधर आया था, दोनों मिलाकर आधा आधा मिलाकर एक पूरा हुआ, ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो एक f ऊपर की तरफ बना, और ये a से जो o पर लग रहा था यानी OA वो भी आपने f लिया हुआ है, क्योंकि ये सब सेम ही है, सबको आपने f नाम दे दिया, वो भी f ही है, वो भी f है। तो देखो ऊपर भी f नीचे भी f, तो टोटल कितना हो गया 0, कितना हो गया टोटल 0 हो गया। तो आगे उसको सॉल्व करते हैं। ये आपने कॉपी कर ही लिया होगा, मेरी एक्सपेक्टेशन है, और अगर नहीं किया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पॉज करके कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो उसको ना अब मैं यहाँ ला के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये नीचे की तरफ FOA, सॉरी AO, नहीं सही है, OA ही है, FOA, ठीक है। O फोर्स ऑन O बाई A, FOA वो भी कितना है आपका F है ना। और आपका जो रिजल्टेंट है F डैश, वो भी आपका कितना है F, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर F नेट इज इक्वल्स टू 0। यानी इस O पर, यानी कि जो कैपिटल Q चार्ज है, इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। अब आपने
ये भी सोचा होगा कई लोगों ने कि यहाँ सब आपने मैग्नीट्यूड 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 के फॉर्म में लेके खेलते खेलते लाके लास्ट में 0 लिख दिया, और हमको ये बोल रहे थे बीच में कि आप वेक्टर भी ले रहे हो। तो मैंने वेक्टर लिया कि नहीं लिया वो बताओ, वेक्टर कंसिडरेशंस में लिए कि नहीं लिए मैंने? देखो अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड के खेलना होता ना, मैंने तीनों को ऐड कर देता, तो ये डायरेक्टली 9 वाला आंसर आ रहा था, मैं बता देता लिखे। लेकिन अगर मैंने वेक्टर नहीं लिया होता तो देखो ये वाला झोल थोड़ी करता मैं, ठीक है। इनको लेके मैंने क्या किया, इन दोनों का डायरेक्शन इसका इधर था इसका इधर था, तो दोनों का मिलाकर रिजल्टेंट इधर है, मतलब मैंने डायरेक्शन कंसीडर कर लिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है इसके, ठीक है। तो मैंने डायरेक्शन कंसीडरेशन में लिए हैं। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, इस तरह से करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको वेक्टर लिख के भी दिखाना है, ठीक है, तो कैसे लिखोगे? देखो आप ना ऐसा मान लो, कुछ ऐसा एक कार्टेशियन प्लेन कंसीडर कर लो, तो आपका ये ऊपर का डायरेक्शन जो है वो वाई डायरेक्शन हो जाएगा, ये एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। तो ऊपर की तरफ आपका जे आएगा पॉजिटिव में, मानते हो, और नीचे की तरफ आपका जो आता है वो माइनस जे आता है, यही है ना, पक्का? पॉजिटिव में जे वाई एक्सिस है ना, जे, और नीचे की तरफ माइनस जे। तो आप क्या लिख सकते थे, एफ ओ ए जो है ना आपका, एफ ओ ए, उसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, एफ ओ ए कौन सा है, ए से लगने वाला ओ पे, यानी इस तरफ एफ ओ ए, वो कितना है, माइनस में है, राइट, नीचे की तरफ है। अच्छा, और उसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, एफ ही है, मैग्नीट्यूड एफ ही है उसका। तो आप लिखोगे एफ और माइनस जे, तो माइनस एफ और ये जे हैट ऐसा लगा के लिखोगे, बराबर है। अच्छा, अब आपका एफ डैश जो है, एफ डैश मतलब इन दोनों का जो, ये दोनों का जो रिजल्टेंट आया था ऊपर की तरफ जा रहा था, है ना। अच्छा, उसका मैग्नीट्यूड कितना था एफ डैश का, आपका मैग्नीट्यूड उसका भी एफ ही आया था, एफ, लेकिन ये ऊपर की तरफ था तो एफ जे, ठीक है, लेकिन उसमें माइनस नहीं लगाया मैंने, है ना, क्योंकि ये ऊपर की तरफ था, और ये ओ ए वाला जो है वो नीचे की तरफ था, है ना। तो वो माइनस एफ जे हैट है और आपका एफ डैश एफ जे हैट है। तो इस पर, ठीक है, फोर्स ऑन क्यू, कैपिटल क्यू, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू कैसे मिलेगा आपको? पहले तो हम देख रहे थे ये दोनों का फोर्स और इसका फोर्स, इस तरह से देख रहे थे अपन, पर अपन ने इन दोनों फोर्स को अब एक सिंगल फोर्स बना दिया। क्या बना दिया? ये वाला बना दिया, राइट। वही हो गया माइनस एफ जे, है ना, यही है ना, नहीं सॉरी, तो देखो क्या किया अपन ने, ये जो दो फोर्सेस थे, ये दो फोर्सेस कौन सा, एक आपका OB और OC, इन दोनों को आपने कन्वर्ट करके एक सिंगल फोर्स बना लिया, है ना, F डैश, इन दोनों कन्वर्ट करके आपने एक सिंगल फोर्स ले लिया, यानी कि अब इन दोनों को मिलाकर अब एक ही फोर्स मिल रहा है, तो इन दोनों को भूल जाओ, अब इनके बदले अब एक ही फोर्स बचा है, राइट। कौन सा? F डैश। वो F डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, F की एफ जे, ठीक है, F उसका मैग्नीट्यूड और J डायरेक्शन में है वो, राइट। तो Q पर अब इन दोनों के वजह से इन दोनों का मिलाकर इतना ही फोर्स बचा है, राइट। अच्छा, अब ये A वाला भी इस पे फोर्स लगा रहा है, नहीं FOA, उस FOA की वैल्यू कितनी है, माइनस एफ जे है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो उसका भी F ही है ना, पर डायरेक्शन माइनस जे की तरफ है, इसलिए माइनस जे। तो FQ जो नेट फोर्स बचेगा वो आपका क्या होगा, FOA प्लस F डैश, यही होगा ना, बराबर है, पक्का। Q पर लगने वाला दोनों की वजह से मिला के बन गया F डैश, और ये वाला FOA, तो दोनों का मिलाकर ऐड कितना होगा, FOA कितना है आपका, FOA है माइनस एफ जे हैट, और ये कितना है आपका एफ जे हैट, तो माइनस एफ जे हैट और प्लस एफ जे हैट कितना मिला के हो जाएगा 0, यानी Q पर लगने वाला नेट फोर्स आ गया आपका 0। तो आप चाहे ऐसे कर दो या ये पूरा स्किप करके आप ऐसे कर दो, ठीक है, आपका आंसर सेम ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है, ठीक है। और एक चीज बता दूं, जब आपको एक सिमेट्रिक फिगर दिखे, एक सिमेट्रिक फिगर से ट्राइंगल है या फिर एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके चारों कॉर्नर्स पर सेम चार्जेस हैं, इसके तीनों कॉर्नर्स पर सेम चार्जेस हैं, ठीक है, तो इस केस में सेंटर पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। इसमें कैसे देखो, ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा, सेम फोर्स होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर लगाएगा ये इधर लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना आएगा 0। इस केस में आपने देखा ये ऐसा लगाता है, ये ऐसा लगाता है, और ये ऐसा लगाता है, तो इन दोनों क्रॉस में जो है ना वो मिलकर जो फोर्स बनाते हैं वो इतने ही वैल्यू का, जो ये लगाता है उतने ही वैल्यू का ऊपर की तरफ बनाते हैं, तो सेम कैंसिल आउट हो जाता है, बराबर है, जो इस केस में आपने देखा, पक्का समझ में आ रहा है, सच्ची। तो फिर आज की कहानी यहीं खत्म हुई, किस्सा यहीं खत्म है, अगला वीडियो लेकर बहुत जल्द मिलेंगे, और
कुछ एग्जाम्पल्स लेके करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ऐसे ही जो आज हमने डिस्कशन किए थे ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे स्क्वायर वाले कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अलग मेथड से, राइट। जो मैंने बताया ना आपको ट्राइंगल वाला क्वेश्चन की एक मेथड से मैंने सॉल्व करके बताया आपको, मैंने बताया इसके और भी कई मेथड्स हैं, तो मैं वो भी मेथड्स डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में, राइट। तो तब तक के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और मैं जा रहा हूं, अगला वीडियो लेके बहुत जल्द आ रहा हूं। तब तक के लिए बाय।